वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उनकी शादी में भी सिर्फ वन डिश सर्व होगी कि पासपोर्ट मजबूत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बाद में खबर कुछ और निकलती है। एक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो एक मामूल की आईनी कार्रवाई है उसमें इतनी रुकावट डाली गई, और उसके बाद जब नोटिफिकेशन हो रहा है तो बताया जा रहा है कि जी मियाँ साहब का इसमें शुक्रिया अदा करें कि वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में बड़ा संगीन किस्म का इख्तिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी है। गुज़िश्ता रात उनकी मेहंदी थी, आज उनकी बारात है और कल उनका वलीमा होगा। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उनकी शादी में भी सिर्फ वन डिश सर्व होगी। गुज़िश्ता रात उनकी मेहंदी थी और एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्ट किया, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब, तस्वीर जारी। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इस तफसील के अंदर बताया गया है कि जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब में 350 मेहमानों की ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। शरीफ फैमिली की जानिब से रवायती देसी पकवान भी तैयार किए गए। मेहमानों की तवाज़ो सूप, चिकन टेम्पोरा, दाल गोश्त, आलू गोश्त, व्हाइट राइस, बारबेक्यू, गाजर का हलवा, दाल का हलवा समेत मुख्तलिफ डिशेज से किया गया। तो ये तो मुझे वन डिश नहीं लग रही, जिस तरीके से एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। शायद उनके घर में तकरीब थी, मेहंदी की तकरीब थी, तो शायद इसके ऊपर उस कानून का या उस वो जो भी ज़ाब्ता बनाया गया उसका इतलाक नहीं होता। वैसे अगर आप पंजाब से खबरें देखें तो 6 दिसंबर 2025 की खबर है, यानी पिछले महीने की खबर है। जियो न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया है कि पंजाब शादियों में वन डिश पर सख्ती से अमल कराने और बुलंद आवाज म्यूजिक पर कार्रवाई का हुक्म। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें, मैं थोड़ी सी इस खबर की तफसील आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जियों और लाउड स्पीकर की गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज ने शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है, जबकि फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया है, जबकि मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हदायत भी जारी की गई है। तो ये तो बड़ी सख्ती की जा रही है जी पंजाब में वन डिश के हवाले से। तो आप देखते हैं कि मेहंदी के हवाले से तो जो खबर आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आज बारात में भी क्या वन डिश होगी, और कल जब वलीमा होगा तो क्या उसमें भी वन डिश होगी, या फिर ये कानून सिर्फ आम आवाम के लिए है, हुक्मरान अशराफिया के लिए नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से हुकूमती शख्सियात ये दावा कर रही हैं कि उसकी रैंकिंग में बेहतरी आई है, और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बहस भी चल रही है। अब जियो फैक्ट चेक वालों ने इस हवाले से खबर शेयर की है, ये सामने आप देख सकते हैं। फैक्ट चेक क्लेम ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट इंप्रूवमेंट मिस रिप्रेजेंट्स हेनले इंडेक्स डेटा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है ये हकाइक के मुनाफी है, ये हकाइक पर मबनी नहीं है। और नीचे मैं थोड़ी सी अगर आपको तफसील पढ़ के सुनाऊं, द क्लेम misrepresents the finding of the Henley Passport Index released on January 9th. The strength of Pakistan's passport has not improved. In fact, the number of destinations Pakistani passport holders can access visa-free declined from 33 in 2025 to 31 in 2026. वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो फैक्ट ये शेयर कर रहे हैं ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हकाइक के मुनाफी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, क्योंकि अगर आप देखें तो गुज़िश्ता बरस आप 33 ममालिक का सफर कर सकते थे बगैर वीजे के पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और इस बरस आप जनाब सिर्फ 31 जो ममालिक हैं उनका सफर कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बगैर वीजे के। यानी पहले 33 ये नंबर था, अब ये 31 हो गया। अगर पासपोर्ट मजबूत हुआ है तो वो तो 33 से 36 होता या 40 होता। एनीवे, ये बहस चल रही थी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर, और अब हमने देखा है कि जियो ने भी इस हवाले से न्यूज की है, फैक्ट चेक किया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये दावा हुकूमत का दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये दावा दुरुस्त है या नहीं है, बुनियादी तौर पर इशू तो ये है कि पासपोर्ट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त तो हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस चलती हैं उनको कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लाहौर से टिकट खरीद के कराची जा सकते हैं, कराची से टिकट खरीद के इस्लामाबाद आ सकते हैं। कितनी महंगाई हो गई है या कितनी महंगाई नहीं है, टिकट कितने महंगे हैं वो हम सबको पता है। तो पासपोर्ट तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। असल इशू तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं लोग तो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
जिसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये बहस आई डोंट नो, वो लगता है ऐसे है कि बयानिए की इतनी अशद जरूरत है कि किसी ना किसी तरीके से फील गुड कोई खबर दी जाए, कोई बयानिया बनाया जाए, तो कुछ ना कुछ वो शेयर किया जाता है हुकूमत की जानिब से कि पासपोर्ट मजबूत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बाद में खबर कुछ और निकलती है। अच्छा, अगर आपने कोई बयानिया बनाना है तो उसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप डिलीवरी की बात करें तो गुज़िश्ता रोज ही पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो ओहदेदार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको मीडिया पे भी दिखाया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है, दीगर सेक्टर भी तबाह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ और सिर्फ जो रियल एस्टेट है उसमें सिर्फ फाइल्स के ऊपर काम हो रहा है, इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, इसको बचा लें। ये जनाब कारकर्दगी है। ये कोई सियासी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये FPCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वो बिजनेसमैन लोग हैं भाई, उनका सियासत से क्या ताल्लुक। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री तबाह हो रही है, और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग बड़ी जबरदस्त हो गई है, और बाद में पता चलता है कि जी वो खबर भी हकायक के मुनाफी है। तो अगर आपने कोई बयानिया बनाना है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा जो हुकूमत है ये बुनियादी तौर पे मौशी फ्रंट पे डिलीवर करने में बुरे तरीके से नाकाम हुई है, और इसका प्रेशर आई डोंट नो हुकूमत फील कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन यकीन कीजिए सरमायाकार, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री बुरे तरीके से इस प्रेशर को फील कर रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, कुछ दोस्तों की कोशिश होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च कर दिया जाए। अब अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हुआ है एज ए ऑपोजिशन लीडर, और कुछ लोगों की कोशिश है कि दोबारा मियां साहब को रीलॉन्च किया जाए, और वो ये कह रहे हैं कि जी शुक्रिया अदा करना चाहिए मियां साहब का, मियां साहब ने ये नोटिफिकेशन करवाया। भाई ये शुक्रिया अदा करने की बात है या ये लम्हा फिक्रिया है कि भाई आइन और कानून की ये हैसियत हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि ऑपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो भी मियां साहब की वजह से जारी हुआ है। भाई ये तो एक आईनी अमल है, इसमें कैसे रुकावट आ सकती है? इतना अरसा कैसे इसमें रुकावट डाली गई? क्या वो मियां साहब की मर्जी से डाली गई? क्या मियां साहब ने रोका हुआ था? ये क्या उनका काम है? लेकिन बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि आप नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करें। अगर नवाज शरीफ साहब की मर्जी से नोटिफिकेशन होता है ऑपोजिशन लीडर का, तो फिर बहुत सारी और चीजें भी जो इस वक्त मुल्क में हो रही हैं उन सब के लिए भी मियां साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो आपका पासपोर्ट मजबूत हो गया है, जो कल आपके इंडस्ट्री के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इस वक्त आपकी इकोनॉमी की हालत है, उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करें। ये शुक्रिया अदा करने वाली बात है या फिर ये रोने वाली बात है या फिर ये अफसोस करने वाली बात है? ये हम किस जगह पे पहुंच गए भाई कि जहां पे एक ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो एक मामूल की आईनी कार्रवाई है उसमें इतनी रुकावट डाली गई, और उसके बाद जब नोटिफिकेशन हो रहा है तो बताया जा रहा है कि जी मियां साहब का इसमें शुक्रिया अदा करें। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो है क्या सूरत हाल है। बाकी फिर जो कुछ इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह मुकदमे चलाए जा रहे हैं, दीगर जो बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, उन सब के लिए मेरे ख्याल में एक ही दफा मियां साहब का शुक्रिया अदा कर दें तो बेहतर है। ये रोज रोज बार बार शुक्रिया अदा करना वैसे भी जो है मुनासिब नहीं है, एक दफा ही हो जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, कल शहबाज राना साहब और कामरान यूसुफ साहब का प्रोग्राम होता है एक्सप्रेस न्यूज पे, और अपने प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 1996-97 में यूएई से एक साल के लिए तकरीबन 45 करोड़ डॉलर कर्जा लिया था। वो कर्जा आज तक पाकिस्तान ने वापस नहीं किया। पहले इसके ऊपर 3% सूद जो है वो अदा किया जाता था, और अब यूएई ने कहा है कि जनाब इसके ऊपर सूद बढ़ा के 3% से बढ़ा के 6.5% कर दिया है, और अब इस कर्जे की मजीद 2 साल के लिए रोल ओवर की दरखास्त कर दी गई। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कर्जा, वैसे इस पे भी मियां साहब का शुक्रिया बनता है कि 1996-97 में उन्हीं की हुकूमत थी, तो उस दौर में ये कर्जा लिया गया और अभी तक ये कर्जा हमने वापस नहीं किया। ये तकरीबन 45 करोड़ डॉलर का कर्जा है। कल शहबाज राना साहब भी अपने प्रोग्राम में यही कह रहे थे कि ये 45 करोड़ डॉलर का कर्जा, और हमारे पास कई अरब डॉलर के जखायर हैं, लेकिन ये कर्जा आज तक हमने वापस नहीं किया। हम अब उनको कह रहे हैं कि भाई ये इसको 2 साल के लिए रोल ओवर कर दें। तो ये हमारी हालत हो गई है कि हम कर्जा ले लेते हैं, हम वापस नहीं करते। 45 करोड़ डॉलर ही है ना, आप इसको वापस कर दें। आपके तो रिजर्व जो है वो 16-17 अरब डॉलर के हैं, शायद इससे भी ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं ये कर्जा वापस करते? तो हमें आदत पड़ गई है कि हम कर्जा वापस नहीं करते। पहले हम इसको 1 साल के लिए रोल ओवर करवाते थे, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको 2 साल के लिए आप रोल ओवर कर दें। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमें आदत पड़ गई है कर्जे के ऊपर रहने की और कर्जे का पैसा खाने की। एज ए कंट्री एक कर्जा जो 1996-97 में लिया गया था वो आज तक वापस नहीं किया गया।
और दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं कि भाई वो हमारी सफारती सतह पे बड़ी कामयाबियां हैं और दुनिया भर में हमारे झंडे इस वक्त गड़े हुए हैं और ये मुल्क हमें ये इज्जत दे रहा है, वो मुल्क हमें वो इज्जत दे रहा है, ये कैसी आपकी कामयाबी है कि जो दोस्त मुल्क है यूएई, वो आपका जो सूद है उसको उसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 6.5% कर दिया। पहले सूद कम हम उस पर अदा कर रहे थे, अब हम ऑलमोस्ट डबल हमें उसके ऊपर सूद अदा करना पड़ेगा। तो ये कोई, मेरे ख्याल में मुझे तो कोई सफारती कामयाबी इसमें नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने पहले भी कहा कि भाई इस कर्जे को वापस कर दें, क्यों वापस नहीं कर रहे? महमूद अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासी जो उनकी एक्टिविटी है वो भी जारी है। अभी तक खुद उन्होंने नोटिफिकेशन रिसीव नहीं किया। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज जो विजुअल्स आए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को स्पीकर साहब ने बुला के वो नोटिफिकेशन ऐसे दिया कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा हो रहा है। जो एक मामूल की कार्रवाई है उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो इतना मसला बन गया था कि उसको ऐसे पेश किया गया कि जैसे जमहूरियत की कब्र के ऊपर लात मारी जा रही है। यूनान के अंदर जिन्होंने जमहूरियत के बारे में कभी सोचा था वो भी अपनी कब्रों में तड़फ रहे होंगे कि भाई ये इतना बड़ा जमहूरी कारनामा कैसे हो गया पाकिस्तान में। लेकिन इसके लिए शुक्रिया आपने नवाज शरीफ साहब का अदा करना है। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि अचकज़ई साहब ने अपनी पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं उनको जारी रखा हुआ है। पहले वो लाहौर गए, अब वो कराची गए। इससे पहले आपको पता है सोहेल अफरीदी साहब भी लाहौर गए थे, फिर अचकज़ई साहब लाहौर गए। जब वो लाहौर जा रहे थे रास्ते में जो उनका शुक्रिया अदा किया गया, जैसे गाड़ियां तोड़ी गई वो भी सबने देखा। फिर उसके बाद अब वो कराची गए में हैं, कराची में भी उनकी मुलाकातें वगैरह हो रही हैं। तो वापस आके उन्होंने कौमी असेंबली में अपनी तकरीर करनी है बतौर ऑपोजिशन लीडर। वो जो उनकी पहली तकरीर होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और उससे टोन सेट होगी कि वो मामलात को आगे किस तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो उनको नॉमिनेट किया है उसके पीछे इमरान खान साहब की एक सोच है और उनको पता है कि अचकज़ई साहब की भी क्या सोच है और इसी वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है। तो अब देखते हैं जनाब कि अपनी पहली स्पीच में वो क्या कहते हैं, वो किसका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे ख्याल में अचकज़ई साहब को तो फिर नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हमें इंतजार रहेगा उनकी पहली स्पीच का जो वो पार्लियामेंट में करेंगे, उससे पता चलेगा जनाब कि वो कितना शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं करते। दूसरी जानिब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जो अपर हाउस है, उसमें अभी तक ऑपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं हो सकी। वहां पे भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को नॉमिनेट किया हुआ इमरान खान साहब ने। अब वो भी मियां साहब कोई नजरे करम करेंगे तो वहां पे भी शायद नॉमिनेशन के बाद अब उनका नोटिफिकेशन भी हो जाए। तो अब देखते हैं जनाब वहां पे कौन नजरे करम करता है और कैसे उनका नोटिफिकेशन होता है। लेकिन एनीवे, अचकज़ई साहब की तकरीर का बहुत सारे लोगों को यकीनन इंतजार होगा। दूसरी जानिब सोहेल अफरीदी साहब, आपको पता है कि वो भी पहले लाहौर गए हुए थे, फिर कराची गए थे, फिर वो दोबारा कराची गए। कल वो तीरा वैली गए हुए थे। तीरा वैली में बहुत सारे लोग इस वक्त वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, दूसरे जगहों पे जा रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्द हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन होना है। जिस तरीके से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बड़े सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल सोहेल अफरीदी साहब ने वहां पे जाके लोगों से मुलाकातें भी की, वहां पे कुछ उन्होंने सख्त बातें भी की। एक दिन पहले उन्होंने एक बड़ा सख्त ट्वीट भी किया। तो इसके ऊपर तो अब किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है कि वहां पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में बड़ा संगीन किस्म का इख्तलाफ है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये समझती है कि वहां पे जो भी वफाकी हुकूमत कर रही है वो हमारी मर्जी, हमारी मंशा के बगैर कर रही है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।